हेलो एवरीवन, चलिए तो आज फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी मेरठ, जो कि आपका परिवार है, उसमें आपका स्वागत है। इसी के साथ आज हम अपने होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। बच्चों, आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे जब हमारा एग्जाम होगा तो रिविजन में हमारी हेल्प हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कपास तथा लिलिन के तंतुओं को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि जो कपास और लिलिन के तंतु हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो ये कपास और लिलिन है, इनके जो तंतु होते हैं वो होते हैं सेलुलोज तंतु, क्योंकि ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि प्रोटीन तंतु है, कृत्रिम तंतु है, सेलुलोज है, मानव निर्मित है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो प्रोटीन तंतु होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्रोटीन तंतु। इसमें आता है हमारा एक रेशम, और दूसरा होता है हमारा ऊन। ये प्रोटीन तंतु इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम तंतु जो होते हैं ये होते हैं हमारे नायलॉन हो गया, एक्रिलॉन हो गया, आर्लॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया। सेलुलोज तंतु जो होते हैं ये हमारे कपास होते हैं, लिलिन होते हैं, हेम्प होते हैं, जूट होते हैं। और ये मानव निर्मित जो तंतु होता है, ये आप सभी को पता है कि जो मानव निर्मित तंतु होता है ये होता है हमारा रेयॉन। रेयॉन जो होता है ये मानव के द्वारा निर्मित किया हुआ रेशा है, इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिलिन के तंतुओं को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि जो ये लिलिन के तंतु हैं इनको प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन में दिया है वो है एक पौधे की पत्तियों से, एक पौधे के फूल से, एक पौधे के तने से और एक पौधे के फल से। तो बच्चों, जो लिलिन का तंतु होता है ये हमें एक पौधे के तने से प्राप्त होता है। अच्छा, आपको पता है कि इसी के साथ क्या होता है, जो इसका तना होता है ये हमें किस पौधे से प्राप्त होता है। तो बच्चों, जो इसका पौधा होता है उसे कहा जाता है फ्लैक्स। फ्लैक्स का पौधा होता है जिसे सन भी कहते हैं। इस पौधे के तने से हमें लिलिन के तंतु प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम तथा ऊन के तंतुओं को कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन हमसे पूछा है थर्ड कि जो रेशम और ऊन के तंतु हैं उनको क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेशम और ऊन के तंतु होते हैं यह हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। तो प्राणी जगत में क्या होता है, प्राणी जगत में क्या होता है कि ये हमारे प्रोटीन तंतु होते हैं। रेशम तथा ऊन के तंतु होते हैं ये हमारे प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, और जो इसमें मुख्य तंतु होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। सेलुलोज जो होते हैं ये हमारे कपास हो गया, कृत्रिम हो गई ये हमारे नायलॉन हो गया, और मजबूत तंतु जो होते हैं ये हमारा जो कपास का होता है ये हमारा मजबूत तंतु होता है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम का कीड़ा किन पत्तियों पर पाला जाता है। तो बच्चों, हमसे क्या पूछा है कि जो ये रेशम का कीड़ा है ये किन की पत्तियों पर पाला जाता है। देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, आम दिया है, पीपल है, सहतूत है और रबड़ है। तो बच्चों, जो रेशम का कीड़ा होता है यह सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, और जो इस कीड़े का नाम होता है वो होता है, कि जो कीड़ा होता है इसे कहा जाता है बॉम्बॉक्स मोरी। बॉम्बॉक्सी मोरी इस कीड़े को कहा जाता है। बच्चों, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन कि जो ये कीड़ा होता है रेशम का, कि ये इस कीड़े का नाम क्या होता है। तो इस कीड़े का नाम होता है हमारा बॉम्बॉक्सी मोरी। और एक अलग प्रकार की जाति का भी कीड़ा होता है जिसे ओक के जो ओक के हमारा पेड़ होता है उस पर पाला जाता है, जिसे हम कहते हैं, एक अन्य प्रकार की जाति का कीड़ा होता है जिसे ओक के पेड़ पर पाला जाता है, जिसे कहा जाता है एंथ्रा पर्नी।
बच्चों क्या कहा जाता है इसे? एंथ्रापर्नी। रेशम का कीड़ा किन पर पाला जाता है? सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। और जो इस कीड़े का नाम होता है वो होता है बॉम्बोक्सी मोरी। और एक अन्य प्रजाति का कीड़ा है जिसे कहा जाता है एंथ्रापर्नी। एंथ्रा एंथ्रापर्नी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षार के संपर्क से ऊन के तंतु। तो बच्चों पूछा है कि जो क्षार होता है इसके संपर्क से जो ऊन के तंतु हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों ऑप्शन में दिया है ये निखर जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों जो क्षार होता है ये हार्ड केमिकल होता है। अगर इसके संपर्क में हम ऊन के तंतुओं को डाल देते हैं तो इसके तंतु जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनकी मजबूती खत्म हो जाती है। इसलिए आपको पता है कि जो हमारा ऊन होता है, जो हमारा वूल होता है, इसको हम इजी वॉश करते हैं, इसे किसी भी हम हार्ड केमिकल में नहीं डालते, नहीं हार्ड इसके लिए कोई सर्फ या डिटर्जेंट यूज करते हैं। इसलिए कभी भी जब क्षार के संपर्क में हमारे ऊन के तंतु आएंगे तो वो हमेशा नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको इजी वॉश करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि जब क्षार के संपर्क में ऊन के तंतु आएंगे तो वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेयन के तंतुओं में अधिकांश भाग क्या होता है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो रेयन के तंतु होते हैं इसमें अधिकांश भाग क्या होता है? तो बच्चों ऑप्शन में दिया है प्रोटीन है, सेलुलोज है, व्यर्थ पदार्थ है, या कागज के टुकड़े हैं। तो आपको पता है कि जो रेयन है वो कपास की कॉपी की गई है, जैसे सूती वस्त्रों का निर्माण हमें किया जाता है, वैसे ही जो रेयन है ये मानव निर्मित रेशा है। इसको कागज की लुगदी और बांस के टुकड़े तथा राल और गोंद आदि का मिश्रण बना के एक प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो जो रेयन के तंतुओं में अधिकांश भाग होता है वो हमारा सेलुलोजिक होता है। क्या होता है रेयन के तंतुओं में जो अधिकांश भाग होता है वो सेलुलोज का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेयन के तंतु बनाए जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रेयन के जो तंतु हैं वो बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं? यांत्रिक विधियों से बनाए जाते हैं, रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं, सरल विधियों से बनाए जाते हैं, या फिर जटिल विधियों से बनाए जाते हैं? तो बच्चों जो रेयन के तंतु होते हैं ये हमारे यांत्रिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होता है कि हम कागज की पट्टियां लेते हैं, बांस की लुगदी लेते हैं, राल लेते हैं, गोंद लेते हैं, और इन सभी के मिश्रण को मिलाकर हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं और बहुत सारे यंत्रों से इसे गुजारा जाता है। काफी सारी यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद हमारा रेयन का तंतु प्राप्त होता है। और जो हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं इस वस्त्र को बनाने के लिए वो होता है हमारा स्पिनरेट। यंत्र का नाम है स्पिनरेट। रेयन के तंतु को बनाने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे स्पिनरेट कहते हैं। और जो रेयन का तंतु होता है ये एक नव निर्मित रेशा है। रेयन का तंतु कैसा है? फर्स्ट पॉइंट है नव मानव निर्मित रेशा है। नव मानव निर्मित रेशा। रेयन का जो रेशा है ये नव मानव निर्मित रेशा है, मतलब इसका जो निर्माण है वो मानव ने किया है। और जो इसका आविष्कार था वो सबसे पहले इसका आविष्कार इसका आविष्कार सबसे पहले काउंट काउंट हिलेरी डी चार डोनेट ने किया था। तो बच्चों जो ये रेयन का तंतु है ये यांत्रिक विधियों से तैयार किया जाता है। इसके जो यंत्र का नाम है वो है स्पिनरेट। स्पिनरेट इसके यंत्र का नाम है। यह एक मानव निर्मित रेशा है और जो इसका आविष्कार है वो काउंट हिलेरी डी चार डोनेट ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों जो नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं ये हमारे रासायनिक विधियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इनको बनाने के लिए बहुत सारी रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे नायलॉन के वस्त्र तैयार होते हैं। जो नायलॉन का आविष्कार है, नायलॉन का जो आविष्कार है, इसके तंतु का आविष्कार जो किया था, इसका आविष्कार कैरोथर्स ने किया था। कैरोथर्स ने किया था। और जो नायलॉन का जो निर्माण है, सबसे पहले प्रथम निर्माण नायलॉन का प्रथम निर्माण 1935 में हुआ था। बच्चों जो नायलॉन का प्रथम बार जो निर्माण हुआ था वो 1935 में हुआ था। इसके बाद जो व्यावसायिक स्तर पर हुआ था वो हुआ था हमारा 1938। व्यावसायिक स्तर पर हुआ था हमारा 1938 में। तो बच्चों जो नायलॉन से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नायलॉन के वस्त्र तैयार किया जाते हैं। नायलॉन के वस्त्र जो होते हैं वो रासायनिक विधियों के से निर्मित तंतुओं से होते हैं। और इसका जो आविष्कार था वो कैरोथर्स ने किया था। प्रथम बार जो इसका निर्माण हुआ था वो 1935 में हुआ था। और जो व्यावसायिक स्तर पर इसका निर्माण हुआ था वो हुआ था हमारा 1938। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्रिलॉन और आरलॉन मूल रूप से हैं। तो बच्चों पूछा है कि जो एक्रिलॉन और आरलॉन होते हैं ये मूल रूप से होते हैं कुछ फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा, प्राकृतिक तंतु, खनिज तंतु, प्लास्टिक तंतु, व्यर्थ या कमजोर तंतु। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा प्लास्टिक तंतु। एक्रिलॉन और आरलॉन जो होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे प्लास्टिक तंतु होते हैं। और इन तंतुओं की एक खास बात होती है कि इनमें किसी भी प्रकार की सलवट नहीं पड़ती, सिकुड़न नहीं पड़ती। और ये वापस से जैसे हमने इनको अपने शरीर पे धारण कर लिया तो ये हमारे शरीर का ही आकार ले लेते हैं, और जैसे ही हम इन्हें उतारते हैं तो ये वापस अपने उसी शेप पे चले जाते हैं। ये जो इसके तंतु होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये हमारी जो शरीर की गर्मी है, ताप है, ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलने देते। इसलिए जो एक्रोन और आर्लोन से बने वस्त्र होते हैं इनका प्रयोग हम ज्यादातर सर्दियों में करते हैं। इसलिए जब हम पहाड़ों या बाहर किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या ठंडी जलवायु में जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर एक्रिलॉन और नायलॉन के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये इसके जो तंतु होते हैं वो प्लास्टिक तंतु होते हैं। ये जो हमारे होते हैं ये रासायनिक विधियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों से व्यक्ति को लाभ होता है। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि वस्त्रों से व्यक्ति को लाभ है। देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, शरीर को सजाने संवारने में सहायक। तो बच्चों आपको पता है कि सॉरी, वस्त्रों से व्यक्ति को लाभ होता है, शारीरिक सुरक्षा भी मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है, शरीर को सजाने संवारने में भी सहायक होते हैं। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सज्जा में सर्वाधिक महत्व होता है। सॉरी, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्यक्तिगत सज्जा में सर्वाधिक महत्व होता है। ऑप्शन दिया है हमारा श्रृंगार का, केश विन्यास का, वेशभूषा का, या सैंडल या चप्पल का। तो बच्चों जो व्यक्तिगत सज्जा है उसमें जो सर्वाधिक महत्व होता है वो हमारी वेशभूषा का होता है। कि जो व्यक्ति की जो सज्जा है वो सबसे पहले देखी जाती है कि जो व्यक्ति है उसने अपना आउटफिट, अपनी ड्रेस, अपना वेशभूषा किस प्रकार का धारण किया गया है। जैसे वेशभूषा से ही पता लगाया जाता है कि ये व्यक्ति डॉक्टर है, ये व्यक्ति पुलिस है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्तिगत सज्जा में जो सर्वाधिक महत्व होता है वो उसकी वेशभूषा का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेशभूषा के लिए वस्त्रों का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वेशभूषा के लिए वस्त्रों का चयन करते समय
हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है वस्त्रों की सुंदरता का, वस्त्रों के गुण का, वस्त्रों के मूल्य का या उपयुक्त सभी। तो बच्चों आपको पता है कि जो वस्त्रों के लिए वस्त्र जब हम वेशभूषा के लिए वस्त्रों का चयन करते हैं तो वस्त्रों की सुंदरता भी ध्यान में रखते हैं, वस्त्रों का गुण भी हम ध्यान में रखते हैं, वस्त्रों के मूल्य भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वर्षा के मौसम में वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? जब जब हमारे बरसात पड़ती है या वर्षा का मौसम होता है तो जब हमें अपने कपड़े अपनी वेशभूषा कैसी रखनी चाहिए? ऑप्शन दिया है मोटे वस्त्र की बनी होनी चाहिए, महीन वस्त्र की बनी होनी चाहिए या शीघ्र सूखने वाले वस्त्र की या पॉलिथीन की बनी होनी चाहिए। तो बच्चों जब वर्षा का मौसम होता है जो उसमें हमारी वेशभूषा होती है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो शीघ्र सूखने वाली होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? वर्षा के मौसम में हमारी जो वेशभूषा होनी चाहिए वो शीघ्र सूखने वाली होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल जाने वाले बच्चों को धारण करना चाहिए। पूछा है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको धारण करना चाहिए आकर्षक वेशभूषा, सस्ती वेशभूषा, निर्धारित यूनिफॉर्म या महंगी वेशभूषा। तो बच्चों जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको हमेशा अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म ही धारण करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन बनाते समय वस्त्र पहनने चाहिए। बच्चों कहा है कि भोजन बनाते समय वस्त्र पहनने चाहिए। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन के या सूती, रेयॉन या टेरिलॉन। बच्चों जो नायलॉन होता है भोजन बनाते समय किचन में बहुत ज्यादा ताप बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं ये बहुत गर्म होते हैं, ये वैसे ही हमारे शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देते हैं। इनका प्रयोग ज्यादातर हम ठंडों में करते हैं, इसलिए जो हमारे भोजन बनाते समय वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए वो हमेशा सूती वस्त्रों का करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफेद वस्त्र पहने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सफेद वस्त्र पहने जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, दोनों में से किसी में नहीं। तो बच्चों जो हमारा सफेद वस्त्र होते हैं वो ज्यादातर हमारे ग्रीष्म ऋतु में पहने जाते हैं, क्योंकि जो सफेद वस्त्र होते हैं ये ताप को हमारे शरीर में अंदर नहीं जाने देते और जो सफेद वस्त्र धारण करने से हमें ना ठंडक मिलती है, इसलिए हमेशा सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में पहनने चाहिए। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबे कद की महिलाओं पर वस्त्र अच्छे लगते हैं। पूछा है कि जो लंबा जिनका कद होता है महिलाओं का या किसी भी व्यक्ति का उनको वस्त्र अच्छे लगते हैं। तो कैसे लगते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है बड़े फूलों वाले, छोटे फूलों वाले, लंबी धारी वाले या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो लंबे कद वाली महिलाएं हैं उनके ऊपर बड़े फूल अच्छे लगते हैं, क्योंकि और जो लंबी धारी वाले, अगर कोई लंबी कद की महिला कोई लंबी धारी वाले वस्त्र पहन लेगी तो वो उसका जो स्तर है वो और ज्यादा लंबा होगा, इसलिए उसे क्या होता है हमेशा बड़े फूलों बड़े बड़े प्रिंट वाले वस्त्र धारण करना चाहिए, जिसके उसका जो शरीर का आकार है उसका संतुलन बना रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे कद वाली महिलाओं को के लिए उपयुक्त वस्त्र होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छोटे कद वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त वस्त्र होते हैं। ऑप्शन है बड़े बूटों वाले, छोटे बूटों वाले, धारीदार बूटों वाले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो छोटे कद वाली महिलाएं होती हैं उनको हमेशा धारीदार बूटों वाले कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर वो धारीदार, अगर कोई छोटी महिला है और वो धारीदार कपड़े पहनेगी तो जो उसका कद है वो उसका लंबा दिखाई देगा, इसलिए हमेशा जो छोटे कद वाली जो महिलाएं होती हैं उनको हमेशा धारी वाले कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीज त्योहार के अवसर पर वेशभूषा धारण करनी चाहिए। इसमें बोला है कि जो तीज त्योहार होते हैं हमारे फेस्टिवल होते हैं उन पर हमारी वेशभूषा धारण करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शादी है, महंगी है, लाल रंग की है या उमंग या उल्लास बढ़ाने वाली है। तो बच्चों जो तीज त्योहार हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली हो गया, होली हो गया, इनके जो त्योहार होते हैं पूरे उमंगों से भरे हुए होते हैं, इसलिए इनमें हमेशा हमें उमंग और उल्लास को बढ़ाने वाले एकदम ब्राइट कलर वाले अपने वस्त्र धारण करने चाहिए। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।